नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएमसी ने जो 113 मेडिकल कॉलेजेस के लेटर ऑफ परमिशन पे जो डिसीजन आना था उसका क्या हुआ, इसका क्या स्टेटस है और यूपी के 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस का क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि सर 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसका क्या हुआ, आपको मैं एकदम क्लियर करता हूँ वीडियो को बस एंड तक आप देखना, ठीक है। जितना भी आपका कंफ्यूजन होगा सब आपका दूर हो जाएगा अपने आप। बस मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। देखो, अभी अगर हम एनएमसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम ऑल न्यूज़ के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे कल एक सर्कुलर आया था, ठीक है, जो मिसलीडिंग और बेसलेस न्यूज इन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। अब जब इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था लेटर ऑफ परमिशन के लिए और एमबीबीएस सीट्स की इंक्रीज के लिए। अब 113 मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, हर तरह के कॉलेजेस हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजेस का नाम यहाँ पे नहीं था जो वो ओरिजिनल लिस्ट आई थी, लेकिन इन 13 मेडिकल कॉलेजेस ने भी अप्लाई किया था। अब इस लिस्ट में उन कॉलेजेस का नाम क्यों नहीं था, उसका रीजन मुझे तो नहीं पता कि क्यों यहाँ पे नहीं था पब्लिक नोटिस में, बट उन कॉलेजेस ने भी अप्लाई किया था और उनको अभी के लिए डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मतलब अभी उन्हें मान्यता नहीं मिली है, लेटर परमिशन नहीं मिला है। आने वाले टाइम में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि जो 113 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे इन 13 मेडिकल, बोला जा रहा है कि 113 मेडिकल कॉलेजेस, सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे इस साल, जो कि नहीं होने वाला। बट एक हायर परसेंटेज, मतलब इन 113 मेडिकल कॉलेजेस में से एक हायर परसेंटेज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस होंगे जो इस साल जरूर ऐड होंगे, ठीक है। 70%, 80%, 90% कॉलेजेस जरूर ऐड होंगे इस साल, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया था कि जो ओरिजिनल पीडीएफ हमने डाला था इसके पहले 113 मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट थी, वो लेटर ऑफ परमिशन उन्होंने डिमांड किया एनएमसी से, उसकी लिस्ट थी। उस लिस्ट में ये नहीं कहा गया है कि इन 13 मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिल गया है, बल्कि ये बताने के लिए कहा गया था कि इस पीडीएफ में ये जो कॉलेजेस हैं इन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन दिया है फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एनएमसी का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कॉलेज को रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करने का, वो किस तरह से काम करता है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो आने वाले टाइम में कैसे काम कर सकता है और पास्ट में कैसे एनएमसी काम करती है या कॉलेजेस को कैसे रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझोगे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज, अगर वो नया मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हो रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है किसी एकेडमिक सेशन में, एनएमसी जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी में वो अप्लाई करते हैं लेटर ऑफ परमिशन के लिए। एनएमसी की एक टीम आती है कॉलेज में, कॉलेज को इंस्पेक्ट करती है, पैरामीटर्स पे चेक करती है कि कॉलेज में सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वो एमबीबीएस कोर्स रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अगर वो सारी चीज़ें वहाँ पे फुलफिल्ड रहती हैं तो वो कॉलेज को अलाउ करते हैं कि आप एमबीबीएस पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं होता है, कोई भी पुराना मेडिकल कॉलेज कितने भी साल पुराना हो उसको हर साल इस एनएमसी के इंस्पेक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जितने भी एनएमसी के गाइडलाइंस हैं, जो भी चेक्स हैं, वो सब उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस होता है जो हर साल सारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी जब एनएमसी की टीम आती है तो वो इंस्पेक्शन हमने होते हुए, हमें मतलब उस दिन तो हमारा डे ऑफ हो जाता है, हमें हॉस्टल्स में ही रहना होता है, लेकिन जिस भी दिन ये इंस्पेक्शन होता है तो हमें पता रहता है, कॉलेज अथॉरिटीज को पता रहता है कि हाँ ठीक है, आज स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही रहना है क्योंकि एनएमसी की टीम आएगी, कॉलेज को इंस्पेक्ट करेगी। तो ये हर साल हर मेडिकल कॉलेज में होता है। नए मेडिकल कॉलेजेस में भी इसी के थ्रू लेटर ऑफ परमिशन जो होता है वो ग्रांट किया जाता है। पुराने मेडिकल कॉलेजेस को भी कभी कभी डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। इसका बहुत एग्जाम्पल है 2019 में उत्तर प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेजेस, आजमगढ़, कन्नौज और अंबेडकर नगर, इन 3 मेडिकल कॉलेजेस में 2019 बैच का एमबीबीएस बैच ही नहीं है, मतलब वहां पे 2019 में इन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिला था। 18 बैच है, 18 बैच वहां से एमबीबीएस करके जो पास आउट होके इस साल आया है इंटर्नशिप, सॉरी बॉन्ड सर्व करने डिफरेंट कॉलेजेस में। हमारे कॉलेजेस में भी 19 का कोई बैच नहीं है, फिर 20 का बैच है जो कि मेरे साथ का बैच है, मतलब 20 एमबीबीएस बैच, ठीक है। तो ये रूटीन प्रोसेस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि अगर कोई कॉलेज डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, पहली बात, उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजेस ने यहाँ पे अप्लाई किया था, उसका भी किसी नोटिस में नाम नहीं था। फिर न्यूज़ में आती है, कल ये बात निकल कर आती है अलग अलग न्यूज़ हैंडल्स पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, हर जगह, जी न्यूज़ पे भी ये बात आती है कि यूपी की 13 मेडिकल कॉलेजेस को सबको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मतलब किसी को भी मान्यता नहीं मिली है। यूपी के एक भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है। याद रखिए, ये हमको एनएमसी की वेबसाइट से अभी ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। ये न्यूज चैनल, न्यूज सोर्सेज के थ्रू आई है बात, लेकिन ये सच है कि 13 मेडिकल कॉलेजेस में किसी को भी मान्यता नहीं मिली है।
अब अगर किसी कॉलेज को मान्यता नहीं मिलती है, वो दोबारा से री अपील कर सकता है। एनएमसी की टीम आती है, इंस्पेक्ट करती है, जो जो कमियां होती हैं कॉलेज को बताते हैं, और फिर 15 दिन 20 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर वो फिर से उसके लिए अप्लाई करते हैं और एनएमसी की टीम फिर से आके उसको री इंस्पेक्ट करती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर 2023 में एनएमसी ने 40 मेडिकल कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया था। 40 जो पुराने एमबीबीएस जिसमें बैचेस रन कर रहे थे और कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस थे, उनमें से 40 मेडिकल कॉलेजेस को एनएमसी ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था एक ही बार में। फिर 15 दिन बाद फिर से इंस्पेक्शन हुआ और उन कॉलेजेस की जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उन्होंने उसको ठीक किया और वो कॉलेजेस सारे के सारे फिर से री अप्रूव हो गए। इसके बारे में मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, आप यहां पे देखोगे। देखो, ये पिछले साल का वीडियो, एक साल पहले का नीट शास्त्र का वीडियो मैंने ही बनाया था। गवर्नमेंट डी रिकॉग्नाइजेस 40+ मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, नीट कट ऑफ पे क्या पड़ेगा सर, क्या है पूरा मामला, इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि ये कॉलेजेस वापस से रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, कट ऑफ पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉलेजेस वापस से आ जाएंगे। 40 मेडिकल कॉलेजेस को एक साथ डी रिकॉग्नाइज कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ये इंस्पेक्शन सिर्फ इसलिए जरूरी होता है ताकि कॉलेजेस को भी एक चेक मिले और वो अपनी कमियों को ठीक करे और वापस से री अप्लाई करे, री इंस्टेट करे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस की। 1.5 महीने पहले सबसे पहले अपडेट 2024 में 13 मेडिकल कॉलेजेस का क्या स्टेटस चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यही मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में आप देखोगे कि लो कट ऑफ इन यूपी, 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एडेड। ठीक है, ये वीडियो के थ्रू मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि ये जो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें बॉन्ड के लिए सारी की सारी ज्वाइनिंग हो रही है। इसका मतलब इस कॉलेज में टीचिंग फैसिलिटीज को बेहतर किया जा रहा है और ये कॉलेजेस इस साल जरूर स्टार्ट होंगे, ये मैंने क्लियरली बोला था। ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा हूं। अब आप देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश टू फाइल अपील विद एनएमसी, 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट डिनाइड नॉट फॉर एमबीबीएस कोर्स। हम पूरे इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, एनएमसी डिनाइज परमिशन टू 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो मान लेते हैं, फॉर एमबीबीएस कोर्स ड्यू टू इंफ्रा एंड फैकल्टी इश्यूज स्टेट अथॉरिटीज में अपील। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी, ठीक है, यानी कि टीचिंग फैसिलिटीज की बात हो रही है, मतलब टीचर्स की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैं दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे इन दोनों चीजों को टैकल किया जाता है, क्योंकि मेरा भी एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, 19 से स्टार्ट हुआ था, 20 बैच में मैंने एडमिशन लिया था, यानी कि सेकंड ईयर में। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी हैज डिनाइड परमिशन टू 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट द एमबीबीएस कोर्स अपैरेंटली आफ्टर शॉर्ट कमिंग्स वर पॉइंटेड आउट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। उत्तर प्रदेश हैज प्लान टू ऐड 1300 एमबीबीएस सीट्स विद दीज न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। द स्टेट हैज ओवर 10,000 सच सीट्स एट प्रेजेंट, मतलब 10,000 से ज्यादा सीट्स एमबीबीएस की और 1300 सीट और ऐड हो जाती हैं इस साल। अब देखो, यहां से देखना, अपील अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बाय रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स विल बी मेड सून। मेन इशू क्या है कि कुछ कॉलेजेस में प्रिंसिपल अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं और कुछ कॉलेजेस में एक ही प्रिंसिपल हैं जो 2 जगह का चार्ज अभी संभाल रहे हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दिया, अपील अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बाय रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स विल बी मेड सून, यानी प्रिंसिपल्स के जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी अपील है, उसको हम जल्द सुधारेंगे। सेड पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने ये बात कही संडे को। These colleges have been developed in सुल्तानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, औरैया, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 58 other medical colleges across the country were also denied NMC permission. Over 100 of them have applied with NMC. 113 मेडिकल कॉलेजेस या उससे ज्यादा ने अप्लाई किया है एनएमसी में, जिसमें से 58 अदर मेडिकल कॉलेजेस, अदर मतलब इन 13 मेडिकल कॉलेजेस के अलावा 58 + 13 हो जाते हैं 71। तो 113 भी अगर हम कंसीडर करते हैं, उसमें से 71 मेडिकल कॉलेजेस को अभी एनएमसी ने परमिशन डिनाई कर दिया, लेटर ऑफ परमिशन। आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो मेडिकल कॉलेजेस 71 मेडिकल कॉलेजेस, 71 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, एनएमसी इनको डी रिकॉग्नाइज किए, इनके पास अभी भी टाइम है, ये अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करेंगे और एनएमसी में री अप्लाई करेंगे 15 दिन बाद, और फिर उसके बाद फिर से वो परमिशन उनको मिल सकता है। अब आप आगे आइए, देखो, द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एमबीबीएस वर अपडेटेड इन 2023। 2023 में मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया था उसको अपडेट किया गया था। ठीक है, we are working on the situation and within 15 days, ध्यान से सुना, and within 15 days we can make an appeal with the NMC। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में है, यानी कि कोटेड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इसका है किंजल सिंह का, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के डीजीएमई का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है किंजल सिंह का कि द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट फॉर एमबीबीएस फॉर अपडेटेड इन 2023। ठीक है,
वी आर वर्किंग ऑन द सिचुएशन एंड विद इन 15 डेज वी कैन मेक एन अपील विद एनएमसी। और 15 दिन के अंदर हम फिर से एनएमसी में री अपील करेंगे और हम लेटर ऑफ परमिशन के लिए वहां पे जाएंगे और हमको परमिशन ग्रांट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता 15 दिन बाद मान लेते हैं एनएमसी इनको फिर से डी रिकॉग्नाइज कर देता है इन कॉलेजेस को, तब उसके बाद क्या हो सकता है, अभी भी होप है आपके पास। ठीक है, अब देखो, if NMC denies permission again, the state's medical education department can file an application with the Union Health Ministry for granting letter of permission which is mandatory to take admission। यानी कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास भी जा सकती है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की डीजीएमई, अगर एनएमसी इनको डी रिकॉग्नाइज करती है 15 दिन बाद, तो वो फिर से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के पास अपना एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब देखो दिक्कत क्या है, when these medical colleges were inspected, in some cases one principal was found holding charge of 2 colleges which was also pointed out by the inspecting team। ठीक है, एक प्रिंसिपल 2 जगह का चार्ज लिए हुए थे। ठीक है, इसको इंस्पेक्शन के टीम ने पॉइंट आउट किया और शॉर्ट कमिंग को ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, इफ दिस मेडिकल कॉलेजेस हैड बीन गिवन परमिशन, द नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इन यूपी वुड हैव गॉन बाय 1300 एट लीस्ट विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फर्दर इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो चलो, ये न्यूज आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। ठीक है, ये कल का है। ठीक है, ये कल का न्यूज आर्टिकल है और ये कल का सर्कुलर आया था एनएमसी की तरफ से। तो मिला जुला के 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया है एनएमसी में, जिसमें से 71 को अभी एनएमसी में डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये सारे कॉलेजेस री अपील करेंगे और उसके बाद कुछ कॉलेजेस को फिर दोबारा जरूर से परमिशन मिलेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल 2023 में इन कॉलेजेस के आने की बहुत संभावनाएं बढ़ी थी, बट क्योंकि परमिशन मिलते मिलते हो गया था, अगस्त का टाइम आ गया था और तब तक काउंसलिंग जो है वो एंड हो गई थी, तो फिर इन कॉलेजेस को अपने हिसाब से छोड़ दिया गया। जो फैकल्टीज ने ज्वाइन किया था वो सारी फैकल्टीज ने छोड़ दिया, क्योंकि कॉलेज में साल टीचिंग नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो फैकल्टीज ने जो भी ज्वाइन किया था कुछ टाइम के लिए एडॉक पे, उन्होंने छोड़ दिया। और इस साल फिर से आप यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो लगातार आपको सर्कुलर दिखेगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज हैं उन सब के लिए रेगुलर वैकेंसीज जो है वो निकल रही हैं। ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, पिछले साल 2023 में राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए, अलवर में, हनुमानगढ़ में, बूंदी में। तो इस तरह से 5 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं जो एमसीसी के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं आए थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं आए थे, वो आए थे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के सेकंड राउंड में और राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के सेकंड राउंड में। ये कॉलेजेस ना ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में थे, ना राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में थे। ये सीधे आए थे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया एंड राजस्थान स्टेट काउंसलिंग। अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है कि नीट का जजमेंट अभी कितना समय लेगा या काउंसलिंग की। अब देखो, काउंसलिंग की मैं बात करता हूं, काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी कितना समय लगेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एनएमसी की वेबसाइट पे नोटिस आता है, किसके लिए, पीएच कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे पहले सर्कुलर आता है कि 1 हफ्ते 10 दिन का उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स को चेक करवा लीजिए या अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अलग अलग सेंटर्स पे। 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया जाता है। उस 1 हफ्ते के बाद फिर आपकी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके लिए 4 से 5 दिन का समय मिलता है, फी पेमेंट होती है और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद आपकी 2 या 3 दिन का समय मिलता है आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए और लॉक करने के लिए। तो अगर मैं मान लेता हूं 11 तारीख को नीट का जजमेंट आता है, कोई भी जजमेंट आता है, ठीक है, नीट का जजमेंट आता है और 12 तारीख को एमसीसी जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर देती है, काउंसलिंग के लिए नोटिस निकाल देती है, तो 1 वीक का टाइम मिनिमम मिलेगा पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। यानी कि 12 से लेकर 18 तारीख तक भी अगर हम मान लेते हैं इसको, तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 19 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 19 से आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 1 हफ्ते वो चलेगी, फिर ज्वाइनिंग के लिए टाइम मिलेगा 1 हफ्ते का, फिर उसके बाद आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि राउंड 1 और राउंड 2 कोटा ऑफ काउंसलिंग, राउंड 3 तक जाते जाते काउंसलिंग में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का समय लगता है। मॉप अप और स्टे राउंड होते होते और समय लग जाता है, 2 महीने, कभी कभी 2.5 महीने का टाइम लगता है काउंसलिंग में। तो ये पूरा का पूरा टाइम स्पेंड काफी लंबा होता है। कॉलेजेस के पास अभी भी इनफ टाइम है कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स को वो पूरा करे और एनएमसी के पास रीअप्लाई करे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर स्टार्ट होता है, अगर वो फर्स्ट बैच अपना रन करना चाहता है, तो उसके लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं कि क्या उसके पास फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन है कि नहीं, मतलब 100 बच्चों का उसको अकोमोडेशन करना पूरा होता है, नेसेसरी होता है, या फिर उसके पास फर्स्ट ईयर की सारी टीचिंग फैसिलिटीज है कि नहीं। मतलब अगर फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, अगर सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट्स पूरे हैं, ठीक है,
तब भी एमबीबीएस कोर्स के लिए एनएमसी जो उनको अप्रूवल दे देता है। 2019 में मेरा कॉलेज जीएमसी बस्ती कुछ ऐसी सिचुएशन में था जहां पे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज सिर्फ उस साल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थी जब वो कॉलेज स्टार्ट हुआ था। मेरा कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था 2019 में, 2020 में जब हम वहां पे आए तब तक हमारे हॉस्टल्स भी बन के तैयार हो चुके थे। एक साल के अंदर फिर सारी की सारी हॉस्टल्स की फैसिलिटीज जो है वो पूरी हो चुकी थी। ठीक है, जहां तक बात रहती है डिपार्टमेंट्स की, तो जब फर्स्ट ईयर एक बार रन करने लग जाता है कॉलेज में, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की भी जो फैकल्टीज की वैकेंसीज हैं वो भी तुरंत फुलफिल कर दी जाती हैं। अब आपको एक और बात बताता हूं कि अगर एनएमसी इतना ही स्ट्रिक्ट है, अगर एनएमसी कॉलेजेस को इसी तरह से परमिशन नहीं दे रहा है, एम्स मंगलागिरी पे मैंने वीडियो बनाई थी, एम्स मंगलागिरी का ना आज तक कोई फिजिकल कैंपस है। मतलब एम्स मंगलागिरी कॉलेज को चलते हुए 3 साल हो गए हैं, इस साल चौथा बैच वहां पे एडमिशन लेगा और एम्स मंगलागिरी की कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, एक खाली जगह है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, 1000 या 1100 एकड़ का एक बड़ा सा एरिया है, उसका बस नाम दिया गया है एम्स मंगलागिरी। वो पूरा का पूरा कॉलेज एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में चलता है। ठीक है, जीआरएमसी एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज चलता है एम्स मदुराई का। ना हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं, ना फैकल्टीज पूरी हैं, ना वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तब भी एम्स मंगलागिरी को किस तरह से एनएमसी ने परमिशन दे दिया, सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, हर साल इंडिया में कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एनएमसी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, एनएमसी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तब भी उनमें एमबीबीएस कोर्स चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है और आने वाले साल में चलते भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज की उत्तर प्रदेश का क्या होगा। आपको तो मैं क्लियरली बताता हूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चाहती है कि एमबीबीएस सीट्स बढ़े और आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल कॉलेज हो, एक मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट हो। बनारस की अगर बात कर ले तो बनारस में ऑलरेडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक मेडिकल कॉलेज है। बनारस देहात में एक नया मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश होने के लिए पास हो गया है, जो आने वाले 2-3 सालों में स्टार्ट हो जाएगा। कोई मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज जब स्टार्ट होता है, 1 से 2 साल का समय उसको लगता है। फर्स्ट बैच, अगर किसी साल का एमबीबीएस का फर्स्ट बैच है, थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी दिक्कत उसको ऑब्वियसली होती है, लेकिन सेकंड बैच या थर्ड बैच से आते आते वो सारी शॉर्टकमिंग्स जो है वो दूर हो जाती हैं। अगर इस सिचुएशन में नीट 2024 की अगर बात कर लें, जिस तरह से सिचुएशन है, हाई मेरिट है, ऐसे में मैं तो आपको टिपिकली यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी कोई भी रैंक है, 22,000 रैंक है, 23,000 रैंक है, 24,000 रैंक है, और अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ऐसे में ड्रॉप लेने से अच्छा है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो। ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, ठीक है। आप अगर इसको लेना चाहते हो, आपको ये ठीक लगता है तो आप लो, नहीं तो आप ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी साल अगर स्टार्ट होता है, 2022 में, 2023 में, कभी भी स्टार्ट होता है, उसकी कोई भी एक भी सीट वैकेंट नहीं जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं जाती है, यानी कि स्टूडेंट वहां पे आके ज्वाइन करते ही हैं। कई सारे आप में से ऐसे ड्रॉपर्स होंगे जिनका कई साल का ड्रॉप होगा। ऐसे में अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जहां से आपको अपनी एमबीबीएस पूरी करनी है, जब आपके पास चॉइस नहीं, अगर आपकी 2000, 4000, 5000, 10,000 रैंक है, आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, बट जब आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, आपके मार्क्स तो कम नहीं है इस बार, लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर आपको सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज कहीं पे भी मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट। ये मेरा सजेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स जो होता है, उस कोर्स की वैल्यू होती है, डिग्री की वैल्यू होती है, कॉलेज की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, कॉलेज की रेपुटेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियरली बात करवाऊंगा, ठीक है। एम्स ऋषिकेश के साथ मेरे एक बैचमेट हैं एम्स ऋषिकेश में, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई है। तो एम्स ऋषिकेश में भी जो टीचिंग फैसिलिटीज़ या जो सारा क्लिनिकल स्किल्स वो सीख रहे हैं, वो यूपी के कोई और मेडिकल कॉलेज में भी स्टूडेंट सीख रहे हैं। फर्क आता है आपके उसकी जो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कोई स्टूडेंट अगर केजीएमसी में है, मैं सिंपल से बात करता हूँ, राइल्स ट्यूब होती है, राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। राइल्स ट्यूब, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ जीएमसी बस्ती में, अगर हमने इंटर्नशिप में हमारा जो बैच है, हमारे सीनियर्स का जो बैच है, अगर वो राइल्स ट्यूब 10 बार डालेगा अपने पूरे इंटर्नशिप में, 10 बार अगर उनको डालने को मिलेगा, कोई बंदा अगर केजीएमसी में होगा तो उसको 20 बार 25 बार मौका मिलेगा। ये फर्क होता है दो मेडिकल कॉलेजेस में, जहां पे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा फ्लडेड है पेशेंट से वहां पे, और जहां पे कम आई वुड से कि कम फुटबॉल है, पेशेंट्स का फुटफॉल कम है, वहां पे फर्क इतना आता है। आपको क्लिनिकल स्किल्स सीखने में, अगर आप सच में सीखना चाहते हो, तो उस मेडिकल कॉलेज में जहां पे फुटफॉल कम है पेशेंट्स का, वहां पे आपको सीखने का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। ये मैं क्लियरली आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई भी आपके सीनियर्स अगर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हैं,
जो बहुत रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, पुराने मेडिकल कॉलेजेस में भी होंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस में भी होंगे। आप एक बार उनसे खुद बात करके इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडली, बहुत सारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ, उनके बच्चों के, उनके वार्ड्स की मैंने काउंसलिंग करवाई है, जो ऑलरेडी अपने टाइम पे केजीएमसी से, हिम्स से, केएमसी से पढ़े हुए हैं। अपने टाइम पे 82 बैच है, 87 बैच है, 92 बैच है, एनएमसीएस से पढ़े हुए हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स जो उनके वार्ड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी मैंने काउंसलिंग करवाई है। और जब सर या मैम से मेरी जब भी बात होती है तो उनको सबसे मेन प्रायोरिटी पे ये होता है कि टीचिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे अच्छी हैं, हॉस्पिटल कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये सोचते हैं कि कॉलेज अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रैंक अगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सर या मैम की प्रायोरिटी यही होती है कि कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए या फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। क्योंकि उनको भी पता है कि एमबीबीएस कोर्स एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सारी चीज़ों में उतना फर्क नहीं पड़ता है। एमबीबीएस में जो आपको बेसिक कोर प्रिंसिपल सीखने होते हैं, बेसिक कोर चीज़ें जो स्किल्स एक्वायर करनी होती हैं, वो आप किसी एक मेडिकल कॉलेज में, ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज में सीख सकते हो। जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या हम बात कर लेते हैं एनएमसी की गाइडलाइन आई है कि कोई भी एमबीबीएस ग्रेजुएट को, ठीक है, हम आईएमजी बनाना चाहते हैं, यानी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, आईएमजी। और आईएमजी की कुछ बेसिक, आई वुड से कि बेसिक स्किल्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो उनको आनी चाहिए। और आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट का एग्जाम होगा, वो उसी चीज़ को चेक करेगा। नेक्स्ट पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अभी के लिए मैं इस वीडियो को अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो एनएमसी जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट रहता है। हर साल की बात है, पिछले साल का डाटा उठा के देख लो, 2023 का देख लो, 2022 का देख लो, 2021 का देख लो। 2021 में भी जब यूपी में 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए थे, ठीक है, 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, सॉरी, 2021 में यूपी में जब 9 नए मेडिकल कॉलेजेस आए थे, उस साल का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। बट वो कॉलेजेस जरूर आए, ठीक है, काउंसलिंग में कॉलेजेस ऐड होंगे। तो आने वाले टाइम में ये कॉलेजेस भी ऐड होंगे। ना मैं अपनी बात से हट रहा हूँ, ना मैं इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देखोगे और आपको फिर इसके बारे में समझ में आएगा कि क्या होने वाला है आगे चल के काउंसलिंग में। इस वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट के लिए नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे तो जो भी अपडेट्स होंगी सबसे पहले आपको पहले अपने व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। और नेक्स्ट पे मैं सेपरेट वीडियो एक आपको लेके आऊंगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 किस तरह से कंडक्ट होने वाला है। 2024 बैच जो इस साल से एमबीबीएस में जाने वाला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या अगर एमसीसी काउंसलिंग थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तब फिर मैं आपको नेक्स्ट पे सेपरेट वीडियो और बहुत क्लैरिफिकेशन से मैं आपको लंबे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट को किस तरह से आपको अप्रोच करना है फर्स्ट ईयर से। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।